हाय दोस्तों, रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संबंधों से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से। UPPCL 2.0 के शून्य से सफलता तक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज का विशेष टॉपिक दक्षता। और इस हमारे टॉपिक में आपको दक्षता से रिलेटेड सभी प्रकार के पॉइंट मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको किसी भी बुक में, किसी भी कापी किताब में किसी भी प्रकार का दक्षता संबंधी कोई भी प्रश्न खोजने की आवश्यकता नहीं है। बने रहिए हमारे वीडियो पर। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बेटा, स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर DC मशीनों की जो दक्षताएँ होती हैं सामान्यतः 50% से कम होती हैं। जितनी मोटरें होती हैं उनकी सबकी दक्षता 50% से कम होती है। जो DC मशीन है, चाहे वो BLDC मशीन हो और चाहे वो BLDC मशीन हो, चाहे वो साधारण DC मशीन हो, उनकी सबकी एफिशिएंसी 50% से कम ली जाती है। DC मशीन जो होती है उसकी इलेक्ट्रिकली, या हम कहेंगे कि वैद्युतिक दक्षता जो होती है EB, ये क्या है बच्चों? EB इंटू IA/VI होता है। तो इसमें EB जो है ये बैक EMF होता है। इसी को काउंटर EMF के EMF भी कहा जाता है। और इसमें RA जो है ये क्या है बेटा? RA जो है ये क्या है? जो IA है, IA इसमें आर्मेचर की धारा है। यहाँ पर देखते हैं कि जब आपकी EB जो बैक EMF होता है इसके साथ में आर्मेचर की धारा से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो बेटा ये बन जाता है आर्मेचर का पावर। ठीक है, आर्मेचर का पावर बन जाता है। DC मशीनों में जो घूर्णी पार्ट होता है जिसको हम रोटर कहते हैं, उसी को मशीनी भाषा में आर्मेचर भी कहा जाता है। और जो मशीन होती है उसमें जब सप्लाई प्रदान करते हैं तो ये सप्लाई जो होती है VI के नाम से जानी जाती है। इसको हम इनपुट सप्लाई कहेंगे और इसके लिए आउटपुट सप्लाई हो जाएगा EB/IA। इन दोनों का अनुपात जो होगा, या हम कह सकते हैं कि आर्मेचर की शक्ति बटे सप्लाई शक्ति या मुख्य शक्ति जो होती है, इनका दोनों का जो अनुपात होता है ये बेटा वैद्युतिक दक्षता होती है। इसके बाद आपकी आती है यांत्रिक दक्षता। जो यांत्रिक दक्षता होती है ये शाफ्ट पर उत्पन्न होने वाली जो शक्ति होती है BHP, ठीक है ना, BHP गुणे 735.5, इसको पहले वाट में चेंज कर लेते हैं और उसके बाद जो आर्मेचर की शक्ति होती है उससे भाग दे दिया जाता है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा मोटर की यांत्रिक दक्षता प्राप्त होगी। इसके बाद मोटर की ही DC मोटर की वाणिज्यिक दक्षता, इसी को कॉमर्शियल या इकोनॉमिक दक्षता भी कहते हैं। तो इकोनॉमिक दक्षता जो होती है इन दोनों दक्षताओं का बेटा मल्टीप्लाई होती है। यहाँ से देख सकते हैं दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक राशि इसमें कॉमन हो जाती है EB और IA। इन दोनों को जब कैंसिल कर देंगे तो आपकी वाणिज्यिक दक्षता प्राप्त हो जाएगी, जिसको BHP गुणे 735.5/VI रखा जाता है। तो ये आपकी कौन सी वाणिज्यिक दक्षता है। तो किसी भी DC मोटर हो या जनरेटर हो तो ये 3 प्रकार की दक्षताएं मोस्ट रूप से होती हैं और इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझा जाए। जैसे कि यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो मोटर होती है, मोटर में हम क्या करते हैं, सप्लाई को इनपुट करते हैं। सामान्यतः मोटर में सप्लाई को सामान्यतः इनपुट किया जाता है। जब हम मोटर में सप्लाई को इनपुट करेंगे तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। ये भी आपकी वैद्युतिक है और ये भी वैद्युतिक है, ये दोनों के दोनों वैद्युतिक हैं। तो बेटा आपकी जो दक्षता बनेगी इलेक्ट्रिकली बनेगी। तो दक्षता का बेसिक फार्मूला क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट। तो आउटपुट यहाँ से अगर हम ये चीज़ इनपुट कर रहे हैं तो ये हमको आउटपुट मिल रहा है। अब क्या करेंगे? आउटपुट में क्या रखेंगे? EB × IA रखेंगे।
और बटे क्या रखेंगे, VI रखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। ठीक है, अब मैकेनिकल इफिशियंसी देखते हैं। इसमें आउटपुट क्या मिल रहा है, शाफ्ट पर ये मिल रहा है। जब इनपुट हम ये देंगे तो आउटपुट हमको ये मिलेगा। तो आउटपुट बटे इनपुट यहाँ भी होता है। यहाँ पर दक्षता क्या बनेगी बेटा, तो यहाँ पर BHP गुणे 735.5 बटे EBIA ये बनेगी। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, यांत्रिक दक्षता हो जाएगी। ठीक है, अब कमर्शियल दक्षता हम क्या करते हैं, अंदर वाली छोड़ देते हैं और इसकी दक्षता को, कमर्शियल दक्षता जो होती है ये केवल बाहर ली जाती है। तो यहाँ पर ये सप्लाई हम इसको प्रदान कर रहे हैं, तो ये इनपुट हो गया, आउटपुट आपको ये मिल रहा है। तो यहाँ से आपकी कमर्शियल दक्षता हो जाएगी ईटा C = BHP गुणे 735.5 बटे VI इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज इफिशियंसी हो जाएगी कौन सी, कमर्शियल। ठीक है, याद रखना। इसके बाद चलते हैं DC जनरेटर की दक्षताएं। जैसे मैंने DC मोटर की दक्षताएं समझी, उसी हिसाब से उन दक्षता को अंश का हर में यदि कर दिया जाएगा तो आपकी जनरेटर की दक्षता हो जाएगी। तो जनरेटर की जो वैद्युतिक दक्षता होती है बेटा, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी जनरेटर की क्या होती है, जनरेटर की इफिशियंसी जो इलेक्ट्रिकली होती है, तो इसमें जो मशीन है उसमें आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, VI मिलेगा। जब हम इनपुट क्या करेंगे, EG करेंगे, EG और IA। ये क्या है, ये जनरेटर का आर्मेचर पावर है, आर्मेचर का पावर है जनरेटर का। तो ये क्या है, ये आउटपुट सप्लाई है। तो ये आपका सप्लाई पावर हो गया, मुख्य पावर, और ये आपका आर्मेचर का पावर हो गया। तो ये आपकी सप्लाई का पावर और आर्मेचर पावर दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनेगा VI बटे EG/IA इंटू 100। तो ये हो जाएगी आपकी क्या, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल इफिशियंसी। अब इसमें जो मैकेनिकल इफिशियंसी होती है, इसमें आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है। तो बेटा जो जनरेटर होता है, तो जनरेटर को हम यांत्रिक दक्षता प्रदान करते हैं, तो ये तो आपका इनपुट हो गया। और आउटपुट जो है आपके आर्मेचर में EG और IA प्राप्त होगा। तो आउटपुट बटे इनपुट देते हैं। ठीक है, तो आउटपुट आपका ये हो गया EG बटे IA, और इनपुट में हम देंगे क्या, BHP गुणे 735.5। तो यहाँ आपकी यांत्रिक दक्षता बनेगी जाके। नेक्स्ट पोजीशन है यहाँ पर वाणिज्यिक दक्षता। जो जनरेटर होता है उसकी वाणिज्यिक दक्षता क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक वैल्यू कॉमन होती है, इसको कैंसिल कर देंगे तो VI बटे BHP इंटू 735। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी ये जो दक्षता बनी, ये आपकी वाणिज्यिक दक्षता बनी। तो बेटा जनरेटर में भी ये 3 प्रकार की दक्षताएं जो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। एक बात से समझ सकते हैं, जैसे मान करके चलिए कि आपने ये दक्षताएं याद कर ली। अब इनको यदि हम अंश का हर में लिख देंगे, जैसे यहाँ पर EI लिख दिए और यहाँ पर VI लिख दिए, अंश का हर में जब लिख दिया जाता है तो ये जनरेटर के स्थान पर मोटर की दक्षताएं बन जाती हैं। ठीक है बेटा, आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पर आपका ये एक जनरेटर है। जब जनरेटर है तो आपने इनपुट करवाया क्या, ये, और आउटपुट में आपको क्या मिला, ये मिला। तो इसकी यहाँ पर ये कौन सी शक्ति है, यांत्रिक शक्ति है। तो आपकी यहाँ पर मैकेनिकल इफिशियंसी निकलेगी क्या, BHP, ठीक है ना, BHP गुणे 735.5 और बटे हो जाएगा आपका EG/IA। ये G क्यों लिया गया, क्योंकि ये जनरेटर है। ये पूरा का पूरा पावर किसका है, आर्मेचर का पावर है। ये पावर किसका है, ये यांत्रिक शक्ति है। यांत्रिक शक्ति और आर्मेचर की शक्ति, ठीक है ना, आर्मेचर शक्ति बटे यांत्रिक शक्ति इक्वल टू होता है कौन सी, मैकेनिकल इफिशियंसी। तो बेटा इसको एक बार फिर से समझते हैं। इनपुट आपने आउटपुट बटे इनपुट होता है, ये आपका आउटपुट मिलेगा और ये आपका इनपुट मिल रहा है। तो आउटपुट बटे इनपुट मतलब आउटपुट बटे इनपुट, ये आपकी कौन सी दक्षता बनेगी, मैकेनिकल इफिशियंसी, ध्यान देना। ठीक है, और इसके बाद इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी में क्या होगा, इसमें आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, आउटपुट इसमें मिल रहा है ये चीज़, ठीक है ना, और इनपुट यहाँ पर क्या हम इनपुट देंगे, इसको। तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी, ध्यान देना हमारी बात पर। तो VI बटे EG/IA। और इसके बाद कॉमर्शियल इफिशियंसी में क्या होगा बेटा, कॉमर्शियल इफिशियंसी जो होगी इसमें आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, VI, और इनपुट क्या हो रहा है आपका BHP इंटू 735। तो इसका जब इसका संयोग बाहर का संयोग किया जाएगा तो आपकी जो दक्षता होगी ये कॉमर्शियल इफिशियंसी प्राप्त होती है। ठीक है ना, ये कॉमर्शियल इफिशियंसी प्राप्त होती है, वाणिज्यिक दक्षता प्राप्त होती है। तो एक बार इसको बारीकी से फिर से समझेंगे कि मैकेनिकल इफिशियंसी होगी तो इसमें ये रोटर का पावर और
जो इनपुट शक्ति है यांत्रिक शक्ति इसका संयोग होता है। जब विद्युत दक्षता निकालते हैं तो आउटपुट की वोल्टेज और इनपुट का ये विद्युत भाग जो इनपुट का जो पावर होगा आर्मेचर का ये रहेगा, ये आपकी वैद्युत का संयोग वैद्युत दक्षता, वैद्युत यांत्रिक का संयोग यांत्रिक दक्षता। और जबकि बाहर से अगर हम देखते हैं इन दोनों को तो ये होती है बाहर मतलब मार्केट से, तो ये कॉमर्शियल एफिशिएंसी होती है। इसमें ये आउटपुट है, ये इनपुट है, क्योंकि यहाँ पर आप जनरेटर की बात कर रहे हैं तो जनरेटर में यांत्रिक शक्ति को इनपुट करवाया जाता है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। और इसमें चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, इनमें सभी में यहाँ एक प्रकार का बियरिंग लगता है। ये बियरिंग बेटा होता है बॉल बियरिंग होता है, ठीक है ना। और ये आर्मेचर जो होता है ये सिलिकॉन स्टील के रोड का बना होता है। और इसके बाद ये स्टेटर का क्रोड होता है, ये भी सिलिकॉन स्टील का बना होता है। और इसमें वाइंडिंग जो होती है ये कौन सी होती है, लैप और वेब बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग से संबंधित आपको आगे वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये डीसी मशीनों की दक्षताएं थी। अब एसी मशीनों की दक्षताओं के बारे में देखा जाता है, देखेंगे आगे। तो एसी मशीनों की दक्षताओं में सबसे पहले मशीन आती है आपकी ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर की दक्षता में सबसे पहली इसकी दक्षता है आउटपुट बटे इनपुट। सभी मशीनों की यही दक्षता होती है। और इसमें बेटा जो आउटपुट होगा, ठीक है ना, जो आउटपुट होगा ये KVA इंटू किलोवाट होगा। ठीक है ना। और तो यहाँ पर नेक्स्ट दक्षता देखेंगे आगे। यहाँ पर जो है cos फाई क्या है, ये पावर फैक्टर हो गया। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होगी आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेस या हानियाँ होती हैं। ठीक है ना। इनमें कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, इनमें होती है जनरली WI और WC, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ये होती हैं। जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होगा ये KVA इंटू cos फाई होता है। और यहाँ पर दोनों स्थानों पर हम ट्रांसफार्मर का आउटपुट रखेंगे, अंश और हर में दोनों में KVA इंटू cos फाई रखेंगे और हानियाँ इसमें जोड़ करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफिशिएंसी निकलेगी। या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की नेक्स्ट में जो दक्षता है इनपुट माइनस हानियाँ बटे इनपुट हो सकता है। ठीक है ना। और एक और फार्मूला जो परीक्षा में इस बार पूछा गया था 1 माइनस इनपुट बटे 1 माइनस हानियाँ बटे इनपुट, जो कि ये वाला फार्मूला है ये आपका इसी फार्मूले से निकलेगा। इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, एक बार इसमें भाग देंगे एक बार इसमें भाग देंगे। जब इधर भाग देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस साइड में भाग देंगे तो हानियाँ बटे इनपुट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये फार्मूला जो ये वाला फार्मूला दिया गया है ये फार्मूला परीक्षा में आया हुआ था। ठीक है। यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर जो है बेटा इसकी दक्षता आपकी 99% से भी अधिक हो सकती है। ठीक है, कार्य के आधार पर, और इसकी कम भी हो सकती है। चलिए देखते हैं आगे ट्रांसफार्मर की दक्षता। और क्या है, ट्रांसफार्मर में उच्चतम दक्षता के लिए जो लोड होता है ये पूर्ण भार पर KVA इंटू अंडर रोड आयरन लॉस बटे कॉपर लॉस होता है। जैसे कि यहाँ पर भाषा में लिखा हुआ है उच्चतम दक्षता के लिए लोड जो होगा पूर्ण भार पर KVA, ठीक है ना, जो KVA रेटिंग ट्रांसफार्मर की दी जाती है वो लौ हानियाँ और पूर्ण भार पर ताम्र हानियों का भाग दे करके और वर्गमूल लेकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं KVA में और ये निकल जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल का वीडियो आपको आगे मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता से। यहाँ लिखा है पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 98 या फिर पूर्ण भार पर ली जाती है। जो वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी दक्षता 50% या फिर 1/2 पूर्ण भार पर ली जाती है। जो ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी होती है, ठीक है ना, एक दिन की दक्षता, तो 24 घंटे में kWh में इनपुट बटे 24 घंटे में kWh में आउटपुट। बेटा यहाँ पर उल्टा लिखा है, आउटपुट बटे इनपुट होता है, आउटपुट ऊपर रहेगा और इनपुट यहाँ पर नीचे रहेगा। ठीक है ना, kWh में आउटपुट बटे kWh में इनपुट होता है, तो ये आपकी ऑल डे एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट की दक्षता है आपकी संपनर परीक्षण। संपनर ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है ये आउटपुट बटे, ठीक है ना, आउटपुट बटे आउटपुट प्लस और दोनों हानियाँ कौन कौन सी, WI और WC, ठीक है, दोनों हानियों के योग का आधा यहाँ पर लिया जाता है संपनर परीक्षण में, क्योंकि यहाँ डबल ट्रांसफार्मर होते हैं और ये जो आउटपुट बनेगा ये KVA इंटू cos फाई होता है। बेटा ट्रांसफार्मर में आउटपुट KVA इंटू cos फाई लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है मशीनों की दक्षताएँ। अब मशीनों की दक्षताओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न यहाँ से हमेशा आए दिन उठाए जाते हैं। आधुनिक परमाणु शक्ति संयंत्र की दक्षता बेटा 30 से 55% के बीच होती है। तापीय शक्ति संयंत्र की या भाप शक्ति संयंत्र की दक्षता 25 से 30% होती है। हाइड्रो शक्ति संयंत्र मतलब जल शक्ति संयंत्र की जो दक्षता होती है ये 80 से 90% के आसपास होती है। डीजल शक्ति संयंत्र की दक्षता 35% से 42% के मध्य होती है। सोलर शक्ति संयंत्र की दक्षता 35% के आसपास होती है। ईंधन सेल की दक्षता बेटा 70% के आसपास होती है।
और ज्वारीय शक्ति संयंत्र की दक्षता 80% के आसपास होती है। नेक्स्ट देखते हैं गोबर गैस शक्ति संयंत्र की दक्षता 35% होती है। पवन ऊर्जा शक्ति संयंत्र की दक्षता 40% होती है। प्रत्यावर्तक की अधिकतम दक्षता 80 से 90% होती है। तुल्यकाली मोटर की दक्षता 99% के आसपास पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें एस जो होती है ये नहीं होती है, जीरो स्लिप होती है, ठीक है ना। 3 फेज प्रेरण मोटर की जो दक्षता होती है 50% से कम होती है। डीसी मोटरों की दक्षता भी 50% से कम होती है। और पीक लोड शक्ति संयंत्र की दक्षता जो होती है बेटा 50 से 75% होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो इकोनोमाइजर होता है। इकोनोमाइजर का उपयोग बेटा भाप शक्ति संयंत्र में किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। होता क्या है कि नीचे बॉयलर होता है, बॉयलर में स्टीम को जनरेट करवाया जाता है। इस स्टीम को ड्राई करने के लिए हम इकोनोमाइजर का जनरली उपयोग करते हैं, और इस स्टीम को एब्जॉर्ब करता है सुपर हीटर। सुपर हीटर के बाद इकोनोमाइजर को स्थापित किया जाता है। सुपर हीटर में भाप को शुष्क किया जाता है, जबकि इकोनोमाइजर में जो फीड वाटर होता है उसको गर्म किया जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो इकोनोमाइजर है इसकी दक्षता 4 से 10% तक होती है। डीसी जनित्र की दक्षता 95% होती है। पेट्रोल शक्ति संयंत्रों की दक्षता 30% से 40% तक होती है। हिस्टेरिसिस मोटर और शेडेड ध्रुव मोटर, इन दोनों की दक्षता बेटा 5 से 35% होती है। यूनिवर्सल मोटर, अभी ये क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में पूछा गया था। यूनिवर्सल मोटर या उभय धारा मोटर की जो दक्षता होती है बेटा 30% होती है। इसके बाद वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, इसकी दक्षता कितनी 50% से कम ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे लिखा है सभी मशीनों की दक्षताओं से अगला है आपका बॉयलर की दक्षता। जो शक्ति संयंत्र होता है, ताप शक्ति संयंत्र, उसमें 90% होती है। इसके बाद एम्पलीफायर, जो प्रवर्धक होते हैं, इनमें 4 क्लास होती हैं, 4 श्रेणियाँ होती हैं। इनकी दक्षताएं मुख्य रूप से यहाँ पर दी गई हैं, इनको ध्यान से देखेंगे और अपनी कॉपी में भी नोट कर लेंगे। क्लास ए एम्पलीफायर की दक्षता बेटा 20 से 35% होती है। क्लास बी एम्पलीफायर की दक्षता आपकी 85% 78% से 78.5% होती है। इसके बाद क्लास ए बी एम्पलीफायर की दक्षता 50 से 78% होती है। और क्लास सी जो होता है, क्लास सी की दक्षता जो होती है ये आपकी 85% से अधिक होती है। बेटा एक यहाँ पर दक्षता और होती है, जो एम्पलीफायर होता है या ट्रांसफार्मर युक्त एम्पलीफायर की अगर दक्षता पूछेंगे या ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर की दक्षता पूछेंगे तो ये बेटा 50% ली जाती है। याद रखना, ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर की दक्षता जो होती है, ठीक है ना, ये आपकी 50% ली जाती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बेटा जो मरकरी आर्क रेक्टिफायर होता है इसकी दक्षता होती है आपकी 95 से 96%। मेटल रेक्टिफायर जो होते हैं इनकी दक्षताएं कुछ 2 प्रकार के होते हैं, ये 1 और 2। यहाँ पर पहला है कॉपर ऑक्साइड दिष्टकारी, इसकी दक्षता जो होती है 65 से 75% होती है। सेलेनियम दिष्टकारी की दक्षता जो होती है बेटा 75 से 85% होती है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे शेयर भी करते रहिए बेटा। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आपको नेक्स्ट डे प्राप्त हो जाएगा ये आपका इल्यूमिनेशन से रहेगा, और इल्यूमिनेशन से जितने भी टॉपिक या जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर जगह से आपको प्रश्न मिलेगा। जिस प्रकार से मैंने दक्षता का बनाया है इसी प्रकार से हमारे पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो जाइए और देख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में आपकी परीक्षा संबंधी विशेष विवरण दिया गया है। तो बेटा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। टेक्निकल 10 ट्रिक्स में से ट्रिक्स नंबर 1 जो है ये है आपकी बैटरी के चैप्टर से। और एक बात और आपको बता दूं, YouTube पर पहली बार हमारा ये ऐसा चैनल है, आप सभी मित्रों का ऐसा चैनल है ये जिस पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया जा रहा है। और इस चैनल पर आपको हमेशा टेक्निकल की ट्रिक जरूर मिलती रहेगी। आज तक आपने किसी भी चैनल पर पढ़ा होगा, परंतु इतनी बेजोड़ और एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी ट्रिक्स जिनका कोई जवाब नहीं, और जिस स्थान पर जिस बिंदु पर आप लोगों को बेटा कंफ्यूज होगी उस कंफ्यूज को मैंने तोड़ निकाला है। और इस ट्रिक की सहायता से प्रत्येक क्वेश्चन को आप परीक्षा में 100% सही मार सकते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं जिनमें देखा होगा कि लोग पढ़ाते तो हैं, पढ़ा करके अपना काम निकाल करके चलते बने, स्टूडेंट को समझ में आए चाहे कुछ भी ना आए,
जब किसी भी स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आएगा, मान लो अभी तुरंत तो समझ में आ गया, हाँ सर जी हमको समझ में आ गया, और इसके बाद क्या हुआ, बस 1 घंटा बीता कि सब का सब पूरा का पूरा खत्म हो गया, कुछ भी याद नहीं रहा। तो इन सभी पॉइंट्स को, या फिर याद भी रहा तो टोटल का टोटल कंफ्यूज में रहा, तो क्या करेंगे, इनको सबको कंफ्यूजिंग जहाँ जहाँ रहती है उस कंफ्यूजिंग को समाप्त करने के लिए बेटा मैंने 150 ट्रिक्स बताने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से एक हमारे पिछले वीडियो में कुछ मैंने ट्रिक्स 4-5 ट्रिक्स डाली थी और 10 ट्रिक्स यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। ये ट्रिक्स आपको 10 दिन या 15 दिन में एक वीडियो ट्रिक्स का कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो बेटा वीडियो को बीच में स्किप मत करिए, क्योंकि ट्रिक्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके किसी भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन इसमें से हमेशा आता है, और ये ऐसे स्थान से ट्रिक हैं जहाँ जहाँ आपका कन्फ्यूजिंग होता है। जब इसको पूरा वीडियो देखेंगे तो जो कन्फ्यूजिंग होगी वो कन्फ्यूजिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पहला ट्रिक आपका बैटरी से है, जो लेड एसिड बैटरी या फिर हम एल्कलाइन बैटरी जो पढ़ते हैं, सीसा अम्ल संचायक सेल जो पढ़ते हैं, और उसके बाद जो ड्राई सेल पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ बैटरी जो आपकी लेड एसिड सेल है, पी, ठीक है ना, लेड एसिड जो सेल होती है उसके टर्मिनल पर देखा गया है कि जो बैटरी होती है, इसके बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं बेटा, इस टर्मिनल की ओर से यहाँ जो कैप लगी होती हैं उनसे कुछ गैसें निकलती हैं। इन गैसों में से एक धनात्मक टर्मिनल होता है, एक ऋणात्मक होता है। हम कह सकते हैं एक एनोड होता है, कैथोड होता है। अब ये आप कैसे पता करेंगे कि एनोड से गैसें निकल रही हैं कौन सी और कैथोड से कौन सी निकल रही हैं, हमेशा कंफ्यूज में रह गया ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का सही तोड़ है बेटा, मैंने ये ट्रिक बनाई है, एक H2O। इससे क्या करेंगे, हम इसके ऊपर से एक सर्किल बनाएंगे, यहाँ इन दोनों को मिला देंगे। तो इसका मतलब हो गया बेटा, जो एनोड है, एनोड से ऑक्सीजन गैस निकलती है। पहला पॉइंट आप पढ़ करके देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बैटरी के एनोड टर्मिनल से निकलने वाली गैस है। कौन सी गैसें हैं? ऑक्सीजन गैस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो कंडीशन है आपकी, इसमें जो सेकेंड पोजीशन जो है का से हम हाइड्रोजन को मिला देंगे। तो इसका मतलब आपका निकलेगा कि जो कैथोड है, ठीक है ना, जो कैथोड है, कैथोड से निकलने वाली जो गैसें हैं वो कौन सी है बेटा, हाइड्रोजन गैसें हैं। कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन गैसें हैं। शायद हमारी ट्रिक आपको समझ में आई होगी बेटा। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 2। इससे आपको, ये आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है, मतलब जो ट्रिक है इसमें से आपके 3 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जिससे कन्फ्यूजिंग का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है बेटा, इस ट्रिक का नाम है सरमीलम। इसको हम सरमीलम ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो सर है ये SR हो गया, MI हो गया, LOM हो गया। इसमें से जो SR है, S से मतलब होता है बेटा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और R से मतलब होता है रिएक्टेंस रिले, मतलब इसको हम प्रतिघात रिले कहते हैं। ठीक है ना, प्रतिघात रिले कहते हैं, रिएक्टेंस रिले। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर MI है, S मतलब शॉर्ट लाइन, M मतलब मीडियम लाइन, LO मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन S, M से मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और LO से लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। जो आपके रेड कलर से लिखे हैं, R से मतलब आपका हो जाएगा, आपका रिएक्टेंस रिले, जिसको हम प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है ना, प्रतिघात कहते हैं। I से हो जाएगा इम्पीडेंस, जिसको हम प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका X से प्रदर्शित किया जाता है, ये Z से प्रदर्शित किया जाता है, और ये R से प्रदर्शित किया जाता है। मोह रिले है, मोह रिले आपका, ठीक है ना, मोह रिले सबसे लंबी दूरी के फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जबकि इम्पीडेंस रिले जो प्रतिबाधा रिले होता है ये मध्यम दूरी की संचरण लाइनों के लिए होता है, और जो रिएक्टेंस रिले मतलब जो प्रतिघात रिले होता है इसका हम लघु संचरण लाइनों में करते हैं। तो इनकी डिस्टेंस देख लेते हैं, कितनी दूरी पर कौन सा रिले उपयोग में लाया जाता है। तो बेटा 80 किलोमीटर से नीचे जो है, 80 किलोमीटर से नीचे हम रिएक्टेंस रिले लगाते हैं, और 80 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक, ठीक है ना, 160 किलोमीटर तक हम रिएक्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले लगाते हैं, और जो 160 किलोमीटर है इससे ऊपर हम बेटा मोह रिले लगाते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन की। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 80 किलोमीटर, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन 80 से 160, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई जो होती है 160 किलोमीटर से ऊपर होती है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक हमारी है
ट्रिक नंबर 2। बेटा यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आपकी वीडियो बनाए जा रहे हैं, और इस वीडियो में से कोई भी हमारा वीडियो देखेंगे, प्रत्येक वीडियो से आपको किसी भी टेक्निकल की परीक्षा में 100 में 100% आपको क्वेश्चन अनिवार्य रूप से ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये ट्रिक मैंने बनाई हुई है, सन 2018 की बनी हुई ट्रिक है ये बेटा, बहुत लंबा समय बीत गया है। इसमें मैंने धातुओं से संबंधित उनके तापमान की सीमाओं को निर्देशित किया गया है। ठीक है ना, और इस ट्रिक से आप इतनी सारी धातुओं के नाम याद रख सकते हैं और इनके टेम्परेचर बड़े आराम से याद रहते हैं। ठीक है, मैंने देखा है कि बेटा बताने वाले यूट्यूब पर बता करके तो निकल लिए, लेकिन बेटा याद कौन करवाएगा? याद तो हम ही लोगों को करना है, परंतु कैसे? पढ़ाने वाले तो पढ़ा करके निकल लिए, आपको बता दिए बेटा ये होता है, ये होता है, ये होता है, बस याद कर लो और बस याद कर लिए। तो याद कैसे किए? आज तुरंत याद कर लिए, अगले दिन भूल गए। ऐसा अगर करेंगे तो परीक्षा में सफलता कैसे मिलेगी? तो बेटा यहाँ पर देखते हैं धातुओं के तापमान और उनकी सीमा से संबंधित जो ट्रिक है वो इसको कैसे पढ़ेंगे। ये एक गाड़ी नंबर है, इस गाड़ी के नंबर की भांति इसको डिजाइन किया गया है। NP15 MG 2030 में U का है। इस शब्द से बेटा यहाँ पर हमको कोई भी ताल्लुक नहीं है, बाकी शब्दों से, सभी शब्दों से हमको मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले N मतलब होता है बेटा नाइक्रोम। ठीक है ना, और N को मिलाइए 1 से, N को मिलाइए 1 से, इसका मतलब हो जाएगा 1000। ठीक है, ये N होता है, ये नाइक्रोम होता है, और नाइक्रोम जो प्रदान करता है ये कितना टेम्परेचर प्रदान करता है? 1000 प्रदान करता है। नॉर्मली अवस्था में बेटा 850, ठीक है ना, और 850 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो नाइक्रोम है इसका उपयोग किया जाता है, परंतु आपातकाल स्थिति में जो नाइक्रोम होता है इसका उपयोग हम 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है ना, 2 मिनट तक इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पर ये नरम होकर के पिघलने लगता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। P लिखा है, इसका मतलब है प्लेटिनम, और प्लेटिनम धातु की अगर एलिमेंट बनाए गए हैं भट्टियों के तो ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट लिखा है M, इसका मतलब होता है वो बेटा मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो होता है ये 20 मतलब 2000, ठीक है ना, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रदान करते हैं और इसकी भट्टियों के एलिमेंट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा G को मिलाइए आप 30 से और M को मिलाइए 20 से, तो ये 30 लिखा है, तो G मतलब होता है गैलियम, और इसका उपयोग हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर उत्पन्न करने के लिए एलिमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है बेटा में, ठीक है ना, में मतलब है बेटा मैग्नीन। अब 3000 के ऊपर आपका 3500 आएगा, तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मैग्नीन प्रदान करता है, जबकि यहाँ पर यूरेका जो है, यूरेका प्रदान करता है आपका 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य का टेम्परेचर। और इसमें से का जो लिखा हुआ है जो आपका कैंथाल होता है, ये कैंथाल सबसे अधिक टेम्परेचर प्रदान करता है, 5000 से बेटा ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान प्रदान करता है। बेटा नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 4, आवृत्ति और धारिता के मापन से संबंधित ट्रिक है। यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं होगी। यहाँ पर आवृत्ति और धारिता के मापन जो है, इन दोनों के मापन को हम इस एक शब्द के द्वारा याद रख सकते हैं। शब्द है अवध। ठीक है, अवध के द्वारा हम याद रख सकते हैं। आ से आपकी होगी आवृत्ति, धा से हो गई आपकी धारिता, और वह जो है ये प्रदर्शित करता है बीन ब्रिज को। तो बीन ब्रिज के द्वारा या बीन सेतु के द्वारा आवृत्ति और धारिता दोनों का मापन किया जाता है। बेटा हमारी प्रत्येक ट्रिक में आपकी कंफ्यूजिंग को 100% नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, और ये जब आपकी कंफ्यूजिंग ही खत्म हो जाएगी तो परीक्षा आपकी 100% निकलना संभव है। तो बेटा ऐसी चीज का और ऐसे शिक्षक का चयन करो जो आपको सफलता की सीढ़ी तक 100% ले जाने की कोशिश करता है। तो बेटा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट ट्रिक है बेटा हमारी ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 में क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ति गुणक और परावैद्युत हानियों का मापन। इसका मापन हम किसके माध्यम से करते हैं, ये हमेशा कंफ्यूज में रहता है। तो यहाँ बेटा केवल एक शब्द आप याद रखेंगे, परासी शक्ति। परा मतलब हो गया परावैद्युत हानियाँ, और शक्ति मतलब हो गया बेटा शक्ति गुणक, मतलब जिसको हम कास्फाई कहते हैं, बिजली कारक कहते हैं। तो परावैद्युत हानियाँ और शक्ति गुणक दोनों का मापन हम शियरिंग ब्रिज के द्वारा कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, इसको याद रखेंगे। दोनों का मापन हम शियरिंग ब्रिज के द्वारा कर सकते हैं, जबकि शियरिंग ब्रिज के द्वारा कहीं कहीं आपको धारिता का भी मापन मिलेगा। ठीक है, निम्न धारिता का मापन हम शियरिंग ब्रिज के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 में देखेंगे यहाँ मांग गुणांक का फॉर्मूला, जो बेटा आप लोगों को हमेशा तंग करेगा। आज याद करेंगे तो कब भूल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने इसको बताया होगा, परंतु इसकी कन्फ्यूजन खत्म नहीं कर पाई होगी। बेटा यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन को 100% नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका मांग गुणांक का जो सूत्र बनेगा, मांग गुणांक का सूत्र हम इस शब्द से याद रख सकते हैं। ये शब्द है दिमाग। ये DI से मतलब हो गया आपका डिमांड फैक्टर, इसको हिंदी में मांग गुणांक कहते हैं। और MA से हो गया मैक्सिमम डिमांड बटे संयोजित भार, कनेक्टिंग लोड होता है। ठीक है ना, मांग गुणांक बराबर अधिकतम मांग बटे संयोजित भार होता है, जो कि किसी भी परीक्षा में हर बार किसी भी टेक्निकल के पेपर में ये सूत्र ऐसा है। अगर आपके 3 सेट बनाए गए हैं तो किसी न किसी सेट में 3 में से जरूर आपको परीक्षा में मिलेगा। बेटा याद रखना, जो मांग गुणांक होती है, मांग गुणांक का अधिकतम वैल्यू, मांग गुणांक का जो मान होता है, ये सदैव इकाई से अधिक होता है, जबकि अन्य जितने भी गुणांक होते हैं उनका सबका मान 1 से कम होता है। बेटा 1 से कम होता है सभी का मान, मांग गुणांक का मान और जो फ्यूज का फैक्टर होता है, फ्यूजिंग फैक्टर होता है, इनका दोनों का मान 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखेंगे मांग गुणांक और फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1 से ज़्यादा होता है, जबकि अन्य सभी जितने भी गुणांक हैं उनके सभी के मान 1 से कम होते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रिक नंबर 7, यांत्रिक डिग्री और वैद्युत डिग्री। इसमें बेटा मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का हमेशा ही इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। इस कन्फ्यूजन को समाप्त करने के लिए मैंने एक बहुत पहले ट्रिक बनाई थी, जो ट्रिक है 2 PM के नाम से। तो इसको हम बड़े आराम से याद रख सकते हैं कि 2 बजे का समय, ठीक है ना, इसमें से 2 PM, इसमें से 2 को हम अलग कर देंगे। जो 2 है ये आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री के साथ आ जाएगा, और P जो है इसको हम M से मतलब होता है मैकेनिकल डिग्री। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनेगा 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर P मैकेनिकल डिग्री। ठीक है ना, P मैकेनिकल डिग्री, और इसी से फिर इसको रोटेट करेंगे फॉर्मूले को, तो आपका यहाँ प्राप्त होगा इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर, या 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर P मैकेनिकल डिग्री या यांत्रिक डिग्री, और जो इलेक्ट्रिकल होगा इस 2 का इधर हम डिवाइड कर देंगे तो P/2 हो जाएगा। इसको बेटा कहा जाता है ध्रुव युगल। ठीक है ना, इसको कहा जाता है ध्रुव युगल, और ये यांत्रिक डिग्री हो जाएगी। बेटा एक इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री, और जबकि यांत्रिक डिग्री का मान 360 डिग्री लेते हैं। जब ये मान लिया जाता है, जब जो आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसमें डिग्री का वैल्यू नहीं दे, जब डिग्री का वैल्यू नहीं देता है तो हम सामान्य अवस्था में ये डिग्रियां ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 मैकेनिकल डिग्री बराबर जो एक मैकेनिकल डिग्री बराबर 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जब हम ध्रुवों की संख्या को इकाई रख देते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर, ठीक है ना, ध्रुवों की संख्या को 1 रख देंगे तो ये मैकेनिकल डिग्री हो जाएगी। तो 1 यांत्रिक डिग्री बराबर 2 क्या वैद्युत डिग्री। या हम कह सकते हैं कि जब ध्रुवों की संख्या को 2 मान लिया जाए तो इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में क्या संबंध होगा, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल डिग्री है, ये मैकेनिकल डिग्री, मतलब जो वैद्युत डिग्री है ये यांत्रिक डिग्री की बराबर हो जाती है जब ध्रुवों की संख्या को 2 रखा जाता है। तो बेटा नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 8, प्रदीपन से। यहाँ से मैंने देखा है 100% कोई भी बच्चा हो, 100% बच्चों को इस चैप्टर की ये जो आपकी दक्षताएं, ये जो ये मात्रक हैं या यूनिट्स हैं, यहाँ पर 100% बच्चों को जरूर यहाँ पर जो है कंफ्यूज रहती है। इस कंफ्यूज का तोड़ मैंने निकाला है, एक छोटी सी ट्रिक बनाई है बेटा, इसको याद रखेंगे, प्रदीपन संबंधी ट्रिक। और इसमें ई लवर ज्योतिबा फूले को पैदलता की, इसके माध्यम से आप बड़े आराम से याद रख सकते हैं। और इस लाइन से आपको ये 4 के चारों आपको जो मात्रक हैं बड़े आराम से याद रहेंगे। यहाँ पर बेटा ई लवर से मतलब है, ई लवर से मतलब ई से हो गया आपका क्या इफिशियंसी, इसको दक्षता भी कहा जाता है। लवर मतलब हो जाएगा ला और वा,
इसका मतलब हो जाएगा ल्यूमेन प्रति वाट। ठीक है, नेक्स्ट जो है ज्योतिबा फूले, इससे हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स जो है ये हो जाएगा आपका ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, इफिशियंसी का मात्रक, ठीक है ना, ल्यूमेन प्रति वाट होता है, जबकि ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे जो है पैदल लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा प्रदीपन और ला से मतलब हो जाएगा बेटा लक्स। तो ये ट्रिक आपकी यहाँ पर सही से ठीक हो रही है, ताकि मतलब हो जाएगा तीव्रता, तीव्रता मतलब ज्योति तीव्रता, और के मतलब बेटा कैंडेला होती है इसका मात्रक। तो आप बड़े आराम से इस कोर्स के द्वारा जो ये लाइन दी गई है, इस लाइन के द्वारा इनकी सभी की सभी जो कन्फ्यूजिंग है ये समाप्त कर सकते हैं। बेटा हमारी प्रत्येक ट्रिक्स को आप एक कॉपी में कहीं भी अलग से लिखते रहेंगे। हम आपको, मैंने वादा किया है, हम आपको 150 ट्रिक्स प्रदान करेंगे, और ये सभी के सभी ट्रिक्स आपको टेक्निकल की रहेंगी। जबकि मैंने देखा है आपके यूट्यूब चैनल पर जितने भी पढ़ाने वाले हैं, कोई भी टेक्निकल की ट्रिक्स कभी नहीं डालता है। अगर डालते हैं तो 1 या 2 ट्रिक्स बता देते हैं और बस उसके बाद पूरी की पूरी थ्योरी रटाने का कार्य करते हैं। बेटा हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं है, आपकी कन्फ्यूजिंग को 100% निगलेक्ट कर दिया जाएगा। जब आपकी कन्फ्यूजिंग ही खत्म हो जाएगी तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब 100% श्योर मार करके आएंगे। नेक्स्ट ट्रिक है बेटा ट्रिक नंबर 9। बेटा अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में जरूर भेजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर आपकी जो ट्रिक्स दी गई है, ट्रिक्स नंबर 9 धातुओं की चालकता से संबंधित है। और इन धातुओं की जो चालकता होगी, इसमें किन किन धातुओं को लिया गया है। बेटा धातुओं के नाम देखेंगे, यहाँ पर कंडीशन आप देखेंगे, एक कोट्स बनाया गया है, चांद सोए पाताल में। ठीक है ना, इस लाइन को आप याद रखेंगे और एक मोबाइल नंबर याद रखेंगे 9899 60 47 90। ठीक है, 9899 60 47 90 इस मोबाइल नंबर को याद रखेंगे। और इसमें से चांद मतलब हो जाएगा बेटा चांदी की चालकता जो 98% होती है। 100 मतलब हो जाएगा सोने की चालकता, ये 99% हो जाती है। ए मतलब हो जाएगा एल्युमिनियम की चालकता जो आपकी 60% हो जाती है। और पा मतलब हो जाता है पीतल की चालकता जो आपकी 47% होती है। ता मतलब हो जाएगा बेटा तांबे की चालकता जो आपको 90% दर्शाती है। और इस ट्रिक के माध्यम से इन सभी को आप एक लाइन में याद रख सकते हैं, चांद सोए पाताल में और 9899 60 47 90। बेटा हमारे यहाँ कन्फ्यूजिंग की कोई भी बात नहीं है, हम आपको 100% कन्फ्यूज से मुक्त कराने की कोशिश करेंगे। बेटा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट और हमारी लास्ट ट्रिक जो है वो है फ्लोरोसेंट ट्यूब में फास्फर का लेप एवं रंग। इसमें से जितनी गैसें हैं, जितने रंग हैं और किसी भी प्रकार का जितना भी इसमें से क्वेश्चन बनता है, हम आपको ट्रिक के माध्यम से 100% सही करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ बेटा जो क्वेश्चन इस प्रदीपन के चैप्टर से आता है, इस प्रदीपन के चैप्टर से सभी स्टूडेंट को जरूर कन्फ्यूजिंग होती है, जबकि मैंने इस कन्फ्यूजिंग को निगलेक्ट किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये ट्रिक्स लिखी है, कटनी के गुलाम कैसे पागल हैं। इस ट्रिक्स के माध्यम से कटनी से शब्द से मतलब है कैल्शियम टंगस्टेट। ठीक है, कैल्शियम टंगस्टेट। और नी से मतलब है ये नीला रंग प्रदान करेगा। बेटा अगला है के गुलाम। के गुलाम मतलब कैल्शियम बोरेट हो गया और गुलाम मतलब होता है गुलाबी कलर प्रदान करता है। इसके बाद आपका कैसे पागल, कैसे मतलब हो जाएगा कैडमियम सिलिकेट। ठीक है ना, कैडमियम सिलिकेट हो जाएगा। और पागल में 2 शब्द आपके आ रहे हैं, पा से मतलब हो गया पीला और गर मतलब हो गया गुलाबी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा पीला गुलाबी कलर। कटनी मतलब कैल्शियम टंगस्टेट नीला कलर, ठीक है, और कैल्शियम बोरेट मतलब आपका गुलाबी कलर, और कैसे पागल मतलब कैडमियम सिलिकेट मतलब पीला गुलाबी कलर। ये कोई अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब है अगर कोई, और इस फ्लोरोसेंट ट्यूब के आंतरिक भाग में जो यहाँ पर फास्फर का जो लेप लगाया जाता है, बेटा इस लेप के कलर को, इस लेप को इस जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है इस पर हम किसका लेप लगाएं कि इन कलर के ये प्रकाश आपको दिखाई देने लगे। तो यही यहाँ पर दिए गए हैं। यदि हम कैल्शियम टंगस्टेट का लगाते हैं लेप इसके अंदर वाले भाग में तो यहाँ पर नीला कलर प्राप्त होगा। कैल्शियम बोरेट का अगर लगाते हैं तो गुलाबी
प्रकाश प्राप्त होगा, और कैडमियम सिलिकेट लगाते हैं तो पीला गुलाबी प्रकाश प्राप्त होगा। तो बेटा कैसा रहा हमारा वीडियो? हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और आपके टेस्ट के लिए यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कम्यूटेटर। बेटा कम्यूटेटर क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, इससे रिलेटेड कितने परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी के विषय में यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो यहाँ पर बेटा कह सकते हैं इस यंत्र में इसे जो कम्यूटेटर होता है इसे यांत्रिक दृष्टिकारी या बहुखंडीय वलय के नाम से भी जाना जाता है। इस जो कम्यूटेटर होता है ये एक प्रकार का रेक्टिफायर होता है, क्योंकि ये एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में या इसका उल्टा कार्य करता है, एसी को डीसी में या डीसी को एसी में। अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई को दिष्ट धारा सप्लाई में और दिष्ट धारा सप्लाई को प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई में रूपांतरित करने का कार्य करता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं ये कठोर कर्षित ताम्र के बने होते हैं, ठीक है ना, हार्ड रॉन कॉपर के बने होते हैं। कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं बेटा ये किसके बने होते हैं? ये कठोर कर्षित ताम्र के बने हुए होते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ये इन सभी प्रश्नों को हमारे वीडियो के इस पीडीएफ को प्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम पर आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का फ्री पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं ये कठोर कर्षित तांबे के बने होते हैं और इनकी संख्या बेटा कैसी ली जाती है? विषम ली जाती है। कम्यूटेटर का उठा हुआ भाग, कम्यूटेटर का जो उठा हुआ भाग होता है ये बेटा क्या कहलाता है? राइजर कहलाता है। यहाँ बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये कम्यूटेटर का जो है चित्र लगाया गया है। यहाँ पर जो ये उठे हुए जो भाग ये दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो उठे हुए भाग दिख रहे हैं ये सभी इनको क्या कहा जाता है? राइजर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बेटा? इनको राइजर के नाम से जाना जाता है। ये जो उठे हुए भाग दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है? राइजर हैं। इसके बाद कम्यूटेटर को शाफ्ट से विद्युत रोधित करने के लिए हम बैकेलाइट पदार्थ का उपयोग करते हैं। जैसे मान करके चलिए बेटा यहाँ पर ये कोई शाफ्ट है, इसके ऊपर यदि कोई कम्यूटेटर स्थापित करना है तो कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं और जो ये शाफ्ट होती है, शाफ्ट और सेगमेंट के बीच में यहाँ पर बैकेलाइट का एक कठोर विद्युत रोधी पदार्थ स्थापित किया जाता है, जिससे कि कम्यूटेटर के सेगमेंट और शाफ्ट आपस में लघुपतित ना हो जाए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो पोजीशन आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कम्यूटेटर में सेगमेंट से सेगमेंट, यहाँ पर लिखा था क्या? कम्यूटेटर को शाफ्ट से विद्युत रोधित करने के लिए हम बैकेलाइट का उपयोग करते हैं, जबकि कम्यूटेटर में सेगमेंट से सेगमेंट, कौन से सेगमेंट? एक आपका ये सेगमेंट रहा और एक आपका ये सेगमेंट रहा। इन दोनों सेगमेंट के बीच में ये जो खाली स्थान जो दिख रहा है, जो स्पेस दिख रहा है, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो दो सेगमेंट से सेगमेंट के बीच में जो विद्युत रोधी पदार्थ उपयोग में लाया जाता है, ये कौन सा पदार्थ होता है बेटा? ये विद्युत रोधी पदार्थ जो है माइका उपयोग में लेते हैं। कौन सा पदार्थ लेते हैं? माइका विद्युत रोधी पदार्थ यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कम्यूटेटर का उपयोग। जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? ठीक है ना, तो यूनिवर्सल मोटरों में, डीसी मोटरों में और डीसी जनरेटर में, इसके बाद प्रतिकर्षण मोटरों में, और इसके बाद आप सरागे मोटर एक होता है 3 फेज की, इसमें भी कम्यूटेटर लगता है, और एसी श्रेणी मोटरें जो होती हैं इनमें सभी में इस दृष्टिकारी का या हम कहेंगे यांत्रिक दृष्टिकारी का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर एक रोटरी परिवर्तक होता है या रोटरी दृष्टिकारी होता है, ठीक है ना, रोटरी कन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। इनमें सभी में जो है कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। डीसी मोटरों में यह है डीसी को एसी में रूपांतरित करता है। अगर मान करके चलिए कि बेटा कोई भी डीसी मोटर है, जैसे मान करके चलिए ये आपकी डीसी मोटर है, इसमें ये आपकी शाफ्ट हो गए और ये आपका हो गया आर्मेचर। ये मान लीजिए कि डीसी मोटर है, ठीक है ना, कौन सी मोटर है? डीसी मोटर है। तो इसके अंदर साइड में एसी होता है और बाहर जो है ये डीसी सप्लाई होता है। तो जब ये अगर ये मोटर है तो हम क्या करेंगे? इसको सप्लाई प्रदान करेंगे यहाँ कम्यूटेटर पर। जब सप्लाई प्रदान करेंगे तो यहाँ सप्लाई कौन सी दे रहे हैं? डीसी, और अंदर आपको कौन सा मिल रहा है? एसी सप्लाई। तो जो मोटरें होती हैं इसमें मोटरों में जो कम्यूटेटर होता है ये किसका काम करता है? डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई अर्थात विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई में रूपांतरित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डीसी जो डीसी जनरेटर होते हैं, डीसी जनरेटरों में ये जस्ट इसका उल्टा काम करता है। अब मान करके चलिए कि ये आपका डीसी जनरेटर है, यहाँ आपका आर्मेचर है, ये आपकी शाफ्ट हो गई और यहाँ पर ये कम्यूटेटर स्थापित किया गया। अब होगा क्या कि यहाँ पर आपकी आर्मेचर में जो डीसी मशीन का आर्मेचर होता है उसके अंदर जो है एसी सप्लाई होती है और बाहर परिपथ में आपकी डीसी सप्लाई होगी। तो ये क्या करेगा? बाहर से
अंदर से बाहर की ओर सप्लाई ले जाने का कार्य करता है। तो ये अंदर की सप्लाई और बाहर की सप्लाई में देखिए, तो ये कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में रूपांतरित करने का कार्य करता है। किसमें? जनरेटरों में। जो जनरेटर होते हैं डीसी जनरेटर, उसमें कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, जबकि जो डीसी मोटर होती है इसमें कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में, अर्थात दिश धारा सप्लाई को प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई में रूपांतरित करने का कार्य करता है। बेटा यहाँ पर ये कम्यूटेटर का काट करके बनाया गया है। इसमें ये एंड रिंग है, एक इधर होती है और एक इधर होती है। कम्यूटेटर की जो सेगमेंट होती है, सेगमेंट को पकड़ने के लिए ये सेगमेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये सेगमेंट लिखा हुआ है। सेगमेंट का आकार बेटा वी आकार होता है और इसका उठा हुआ भाग जो मैंने अभी बताया था, ये क्या है, देखो राइजर है। जो मैंने अभी उठा हुआ भाग यहाँ पर मैंने बताया था, कम्यूटेटर का जो उठा हुआ भाग होता है, ये जो भाग है उठा हुआ, इसको किस नाम से जानते हैं, राइजर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये नोट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर इस पोजीशन में यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं कि कम्यूटेटर में सेगमेंट की संख्या आर्मेचर में चालकों की संख्या की, आर्मेचर में जो चालक होते हैं इसकी संख्या के बराबर रखी जाती है। जो कम्यूटेटर के सेगमेंट होते हैं बेटा ये वी अक्षर के समान होते हैं। कम्यूटेटर से धारा को एकत्रित करने के लिए, ठीक है ना, कम्यूटेटर से धारा को एकत्रित करने के लिए बुरसों का उपयोग किया जाता है, या हम कम्यूटेटर पर अगर धारा को फैलाते हैं तो भी बुरसों को स्थापित करना पड़ेगा। तो यहाँ बेटा जैसे मान करके चलिए ये आपका कम्यूटेटर जो छपा हुआ है, यहाँ पर आपके ब्रुश उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे ब्रुश इसके साथ में कनेक्ट होते हैं और ये जंपर वायर होता है, यहाँ से सप्लाई बाहर चली जाती है या फिर सप्लाई अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये लिखा है कम्यूटेटर मोटरों में धारा को आर्मेचर चालकों पर फैलाता है। जो कम्यूटेटर होता है ये मोटरों में क्या करता है, धारा को आर्मेचर के चालकों पर फैलाने का कार्य करता है, ठीक है ना। यहाँ से आर्मेचर के चालक जुड़े रहेंगे तो ये क्या करता है, यहाँ से धारा को ब्रशों से लेकर के और सीधे चालकों पर फैलाने का कार्य करता है, ठीक है ना। जो कम्यूटेटर होता है ये मोटर के आर्मेचर के जो चालक होते हैं उन पर धारा को फैलाने का कार्य करता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, जनरेटरों में जो आर्मेचर के चालक होते हैं यहाँ धारा को क्या करते हैं, ये एकत्रित करते हैं और कम्यूटेटर की सहायता से इसको बाहरी परिपथ में भेज देते हैं, ठीक है। जो धारा होती है चालकों में एकत्रित धारा उत्पन्न होती है, उस धारा को कम्यूटेटर की सहायता से, ब्रुश की सहायता से बाहरी परिपथों में भेजा जा सकता है। और ये घटना किसमें होती है, जनरेटर में। जबकि अंदर की तरफ अगर हमको भेजना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ मशीन मोटर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन देखते हैं, ये क्या है, कम्यूटेटर राइजर है, ये उठा हुआ भाग जो होता है ये कम्यूटेटर के राइजर होते हैं, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, इंसुलेटेड क्या लिखा, कॉपर सेगमेंट, ये कॉपर के सेगमेंट है। यहाँ पर जो ये पत्तियां लगी हुई है इसको कॉपर की सेगमेंट कहते हैं। ये क्या लिखा है, एंड कैप लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंड कैप यहाँ पर जो है पत्ती या फिर हम कोई चालक पदार्थ लगा करके और बढ़िया से नट बोल्ट के द्वारा इसको कस दिया जाता है। ये देखो नट बोल्ट यहाँ पर लगे हुए, नट बोल्ट के द्वारा इसको कस दिया जाता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये कम्यूटेटर, ठीक है ना, जो कम्यूटेटर होता है ये स्प्लिट रिंग एक होता है, स्प्लिट रिंग का सुधरा हुआ रूप कम्यूटेटर है। इस स्प्लिट रिंग में क्या होती थी, तरंगें जो है बड़ी बड़ी बनती थी, जबकि कम्यूटेटर में क्या होती है, तरंगें जो है छोटी छोटी बनती है, मतलब सप्लाई जो है इसमें त्रुटि कम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्लिप रिंग। बेटा जो स्लिप रिंग होता है, स्लिप रिंग के द्वारा समान सप्लाई ग्रहण या प्रदान की जाती है। जैसे मान करके चलिए जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर में हमको क्या करना है, आपको डीसी सप्लाई एक्साइटेशन के लिए, उत्तेजन के लिए देना है। अगर डीसी सप्लाई देना है, बाहरी परिपथ से डीसी सप्लाई अंदर की तरफ देना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, समान सप्लाई के लिए हम स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं। जबकि सप्लाई को, बदलती हुई सप्लाई को, जैसे मान लीजिए एसी का डीसी में और डीसी का एसी में अगर हमको रूपांतरण करना है, तो एसी का डीसी में और डीसी का एसी में अगर रूपांतरण करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, कम्यूटेटर का उपयोग करेंगे। और जबकि समान सप्लाई, अगर सप्लाई आपकी समान है, हमको किसी मशीन के अंदर या किसी मशीन से बाहर लेकर के जानी है तो हम किसका उपयोग करेंगे, स्लिप रिंग का उपयोग करेंगे। बेटा यहाँ पर ये स्लिप रिंग दिखाई गई, ये इसकी पत्तियां जो सप्लाई के कॉन्टेक्ट होते हैं यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं। 1 2 3 4 स्लिप रिंग, यहाँ पर 4 स्लिप रिंगों का ये खंड बना करके दिया गया है। इंसुलेटिंग मटेरियल पर चारों की स्लिप रिंग जो है स्थापित की गई है। बेटा जो स्लिप रिंग होती हैं ये किसकी बनी होती है, यहाँ पर देखेंगे स्लिप रिंग जो होती है फॉस्फर ब्रांच की बनी होती है। ये प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इसे प्रायः जनरेटरों में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, जनरेटरों में उपयोग किया जाता है। इसमें स्लिप रिंग की संख्या 2 होती है। जो जनरेटर होते हैं, जो एसी जनरेटर होते हैं, अल्टरनेटर जिसको कहते हैं, इसमें स्लिप रिंगों की संख्या 2 रखी जाती है। सामान्यतः स्लिप रिंगों की संख्या 2 रखने का कारण है इससे एक धनात्मक और ऋणात्मक सप्लाई प्रदान की जाती है। और जो ये सप्लाई प्रदान करेंगे, ये सप्लाई किसके लिए दी जाती है बेटा, उत्तेजन के लिए। किसके लिए, उत्तेजन के लिए ये सप्लाई प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया, जनरेटरों में स्लिप रिंग का उपयोग
डीसी सप्लाई उत्तेजन के लिए किया जाता है। यही मैं अभी तुरंत जस्ट पॉइंट बता रहा था। यहाँ पर तुल्यकाली मशीनों में, जो सिंक्रोनस मशीन है, तुल्यकाली मशीनों में स्लिप रिंग का उपयोग डीसी सप्लाई उत्तेजन के लिए किया जाता है। ठीक है, सेम पॉइंट है। इसके बाद जो स्लिप रिंग होती है फास्फर ब्रांच की बनी होती है। स्लिप रिंग को शाफ्ट पर स्थापित करने के लिए बेटा हम किसका उपयोग करेंगे? बैकेलाइट विद्युत रोधी पदार्थ का उपयोग करते हैं। किस पर? जो ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर यदि हमको स्लिप रिंग स्थापित करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा? बैकेलाइट स्थापित करते हैं, जिससे कि स्लिप रिंग आपस में लघुपथित ना हो जाए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, अभी एक पॉइंट आया था आपके सामने, स्प्लिट रिंग। जो कम्यूटेटर होता है बेटा, इसका सुधरा हुआ रूप होता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है? स्प्लिट रिंग, और यहाँ लिखा है कम्यूटेटर। जो स्प्लिट रिंग टाइप का ये कम्यूटेटर है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें 2 या 4 खंड होते हैं केवल। एक सर्किल जैसा रिंग होगा, इसके क्या होते हैं? ये 2 खंड या फिर ये 4 खंड में होता है। अब ये क्या करता है? ये आपकी अगर अंदर से आपकी एसी सप्लाई आ रही है तो ये डीसी सप्लाई में इसको रूपांतरित कर देता है। अर्थात ये स्प्लिट रिंग जो होता है बेटा, ये किसकी बात है? जो स्प्लिट रिंग होता है, यहाँ पर स्प्लिट रिंग लगाया है। स्प्लिट रिंग जो होता है देखने में स्लिप रिंग जैसा होता है, ठीक है ना, देखने में स्लिप रिंग जैसा होता है, परंतु ये कार्य जो है ना कम्यूटेटर के समान कार्य करता है। जो कम्यूटेटर होता है इसी का स्प्लिट रिंग का सुधरा हुआ रूप होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जो छोटी मशीनें हुआ करती थी इनमें इसका उपयोग कर लिया जाता था। यहाँ पर है इस स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग प्रायः कम्यूटेटर के समान कठोर कर्षित ताम्र से बने होते हैं। इनके द्वारा डीसी को एसी में, ठीक है ना, तथा एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदला जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे आज के सभी प्रश्न थे। अब बारी आती है आज के टेस्ट प्रश्न की। 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड यहाँ महत्वपूर्ण बातें और पॉइंट जो दिए गए हैं बेटा। जॉगिंग, ये जॉगिंग क्या होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में? जॉगिंग क्या होता है? मोटर को बार बार सप्लाई देकर चलाने की क्रिया जॉगिंग कहलाती है। जैसे कि हम लोग यूनिवर्सल मोटर चलाते हैं। कौन सी मोटर? यूनिवर्सल, ठीक है ना, यूनिवर्सल मोटर चलाते हैं या सीरीज मोटर चलाते हैं। श्रेणी मोटर को प्रचालित करते हैं तो किस में प्रचालित करते हैं? सिलाई मशीन में। जब सिलाई मशीन में इस मशीन को प्रचालित करते हैं, इस मोटर को, यूनिवर्सल या डीसी श्रेणी मोटर को, तो क्या होता है? इस मशीन को बार बार फुट पैडल की सहायता से बार बार सप्लाई प्रदान किया जाता है और बार बार कार्य करवाने के लिए हम क्या करते हैं? बार बार इसको सप्लाई प्रदान करते हैं और प्रचालित करते हैं। तो यूनिवर्सल और डीसी सीरीज मोटर में ये जो प्रक्रिया है ये जॉगिंग कहलाएगी। और यही प्रक्रिया जब बार बार सप्लाई देकर के मशीन को 3 फेज मशीन को चलाया जाए तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जॉगिंग कहलाती है। ठीक है, जॉगिंग मतलब जैसे जो जोगी होता है ये बार बार पहले एक दरवाजे जाएगा, फिर दूसरे जाएगा, तीसरे जाएगा, चौथे जाएगा, तो बार बार ये रुकता है और बार बार चलता है। मतलब बार बार मशीन को चला करके और बार बार उसको बंद किया जाए, बार बार चलाया जाए, तो ये जॉगिंग कहलाएगा। चलिए, क्राउलिंग क्या होता है? क्राउलिंग के विषय में जानते हैं। मोटर के पूर्ण भार गति से 10 से 15% कम गति पर जब मोटर चलती है तो ये घटना आपकी क्राउलिंग कहलाती है। या फिर क्या होती है यहाँ पर, मोटर में जो 7th हार्मोन्स होता है, ठीक है ना, 7th हार्मोन्स जो होता है उत्पन्न होने से मोटर की गति, मोटर का कम गति पर प्रचालित होना, मोटर का कम गति पर चलना या प्रचालित होना। एक बार पुनः देखेंगे, मोटर में 7th हार्मोन्स उत्पन्न होने से मोटर का कम गति पर चलना क्राउलिंग कहलाता है। ये कह रहा है कि जब 7th हार्मोन्स उत्पन्न होगा, ठीक है ना, जो 7th हार्मोन्स हैं उत्पन्न होंगे तो मोटर का जो मोटर होगी 3 फेज की इंडक्शन मोटर, ये कम गति से चलने लगेगी। यह घटना जो है आपकी क्या कहलाती है? क्राउलिंग कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पोजीशन है यहाँ पर प्लगिंग। जो प्लगिंग है ये क्या होती है? प्लगिंग एक प्रकार की विद्युत ब्रेकिंग है। इसमें क्या होता है, जैसे मान कर चलिए मशीन में 3 फेज है, 3 फेज से मशीन को प्रचालित करते हैं 3 फेज की इंडक्शन मोटर। जब 3 फेज से प्रचालित करते हैं तो होता क्या है, यहाँ 3 फेज से प्रचालित करने के बाद जैसे मान करके चलिए मैं ये 2 फेज को आपस में उलट दें। जब 2 फेज को आपस में उलट देंगे तो ये फेज के परिवर्तन की प्रक्रिया ही यहाँ पर प्लगिंग कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि जो मशीन होती है 3 फेज की मशीन के 2 फेज हम जब पलट देते हैं तो इसके जो घूर्णन की दिशा होती है, ये घूर्णन की दिशा उलट जाती है। ठीक है, और इस अवस्था में सप्लाई जो है कुछ देर तक प्रदान की जाती है, फिर मशीन को सप्लाई बंद कर दिया जाता है।
जिससे कि जैसे मान करके चलिए कि जो ट्रेन होती है उसमें प्लगिंग की विधि का या प्लगिंग नाम की ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है कंटिन्यू, तो इस पर जब प्लगिंग उपयोग में लाया जाएगा तो कुछ देर तक मशीन को विपरीत दिशा में चलाते हैं, उसके बाद सप्लाई को कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्लगिंग का मतलब क्या हुआ बेटा? प्लगिंग का मतलब हुआ कि मशीन जो है, मशीन को सामान्य दिशा से विपरीत दिशा में परिचालित करना ही प्लगिंग कहलाता है। ये प्लगिंग की पोजीशन होती कैसे है? 3 फेज की जो मशीनें होंगी इनमें जो होती है कोई 2 फेज को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, डीसी मशीन में ये प्लगिंग कैसे होती है? डीसी मशीन में प्लगिंग करने के लिए जो डीसी शंट या जो डीसी शंट मोटर, जैसे मान करके चलिए शंट मोटर है, तो इसका हम क्या करेंगे, आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर के ब्रश लीड, ठीक है ना, आर्मेचर के ब्रश लीड को आपस में बदल देते हैं या क्या करते हैं, शंट फील्ड कुंडलन, कौन सी, शंट फील्ड, ठीक है ना, शंट फील्ड कुंडलन जो होती है, इस कुंडलन को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये मशीन जो शंट मोटर होती है ये विपरीत दिशा में चलने लगती है। अगर मान करके चलिए कि डीसी मशीन है, अगर डीसी मशीन है तो क्या करेंगी, डीसी मशीन में या तो डीसी श्रेणी, ये आपकी कुंडलन है, इस कुंडलन के इन सिरों को आपस में रूपांतरित कर दिया जाए, या फिर जो ये आर्मेचर है, आर्मेचर की जो सप्लाई टर्मिनल है, इस सप्लाई टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो क्या होगा, ये मशीन जो है विपरीत दिशा में चलने लगती है। अब सिंगल फेज पर प्लगिंग देखते हैं, ठीक है ना। सिंगल फेज की मशीनों में जो प्लगिंग होता है ये कैसे होता है, सिंगल फेज की जो मशीन होती है इसमें 2 वाइंडिंग होती हैं, एक होती है स्टार्टिंग और एक होती है रनिंग, ठीक है, एक होती है स्टार्टिंग और एक होती है रनिंग। यहाँ पर होता है आपका पिंजरा कुंडलन होता है, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। इसके बाद सिंगल फेज मोटर में अगर हमको प्लगिंग उपयोग में लेना है तो क्या करेंगे, या तो हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल को आपस में बदल देंगे, अथवा कौन सी, रनिंग वाइंडिंग या गतिशील वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल को हम परस्पर बदल देते हैं। दोनों कुंडलन में से किसी एक कुंडलन के हम टर्मिनल को आपस में बदलते हैं तो ये सिंगल फेज की मशीन जो है प्लगिंग की अवस्था में आ जाती है, अर्थात इसको जो DOR डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, मशीन विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है, ये चलने लगती है। यहीं पर जो आपकी शेडेड पोल मोटर होती है, शेडेड ध्रुव मोटर, ठीक है ना, शेडेड ध्रुव मोटर और हिस्टेरिसिस मोटर, ठीक है ना, हिस्टेरिसिस मोटर, इसमें क्या करते हैं, हिस्टेरिसिस मोटर और शेडेड ध्रुव मोटर होती है, इन मोटरों की जो गति होती है, जो DOR होता है, ये आपस में ये जो है ना कभी बदला नहीं जा सकता है, या इन मशीनों को कभी भी विपरीत दिशा में नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर जो होती है, यूनिवर्सल में अगर हमको प्लगिंग करना है तो हम क्या करेंगे, जो ब्रश लीड होते हैं इनको आपस में चेंज कर देते हैं, ठीक है, ब्रश लीड को आपस में चेंज कर देते हैं। बेटा जो ब्रश लीड होता है, ब्रश लीड, ठीक है ना, ब्रश लीड, जो ब्रश लीड होता है, ब्रश लीड, इसको किस नाम से और जानते हैं, पिगटेल के नाम से जानते हैं, याद रखना, क्या, पिगटेल, ब्रश लीड को पिगटेल के नाम से और जाना जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है आपका प्लगिंग के बाद आता है कोजिंग, ठीक है ना। ये कोजिंग क्या होता है, देखते हैं कि शून्य भार पर जब मशीन को सप्लाई भी दी जा रही है तो भी मशीन नहीं चल रही है, शून्य भार पर मशीन का न चलना ही कॉगिंग या कोजिंग कहलाता है, याद रखेंगे, शून्य भार पर मशीन का न चलना ही कोजिंग या कॉगिंग कहलाता है। तब इससे बचने के लिए मशीन में क्या किया जाता है, जो बेटा आपका जो स्टेटर होता है मशीन का, जो स्टेटर होता है, ठीक है, जो स्टेटर होता है और रोटर होता है, स्टेटर और रोटर दोनों के जो खांचे होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं बेटा, SQ बनाए जाते हैं, मतलब थोड़े से तिरछे करके बनाए जाते हैं। जब खांचों को थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे तो स्टेटर के खांचे रोटर के खांचों के सामने सामने नहीं आएंगे, तो इससे एक ध्वनि होती है जिसको हम हमिंग साउंड कहते हैं, ठीक है ना, हमिंग साउंड कहते हैं, ठीक है ना, हमिंग ध्वनि कहते हैं। ये ध्वनि कम उत्पन्न होती है और मोटर के रोटर और स्टेटर के बीच में चुंबकीय पकड़ कम हो जाती है, जिससे मशीन की गति जो है वो थोड़ी सी सही रहती है और मशीन
अच्छी तरीके से व्यवहार करती है। ठीक है, तो इसके रोटर और स्टेटर के खांचों को कैसा बनाया जाता है? स्क्यू। ठीक है ना, स्क्यू मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा। कैसे? थोड़ा सा तिरछा बनाया जाता है। याद रखेंगे बेटा, आज के इस टॉपिक से आपको ये 2 प्रश्न और एग्ज़ाम के संबंध में आपको इम्पोर्टेंट रूल्स भी प्रदान किए जा रहे हैं। तो बेटा देखेंगे, यहाँ दिया गया है सबसे पहला कंडीशन की आंतरिक तार है। बेटा यहाँ आंतरिक तार स्थापन के संबंध में सामान्य नियम, यहाँ पहला नियम बताया गया है। भवनों का तार स्थापन जब करते हैं तो सामान्यतः जो घर होते हैं, घरों में जब हम वायरिंग करते हैं तो सामान्यतः IS 4648/1968 के अनुसार तार का स्थापन किया जाता है, चाहे वो घर हो या फिर वो औद्योगिक क्षेत्र हो। बेटा नेक्स्ट है यहाँ पर उपभोक्ता के परिसर में ऊर्जा मापी स्विच, जो मुख्य स्विच होता है वो, और वितरण बोर्ड, इनकी फर्श से जो ऊंचाई होती है 1.5 मीटर ली जाती है। ये प्रश्न बेटा हर बार UPPCL में लगभग पूछा ही जाता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि संस्थान में जो प्रकाश पंखा परिपथ जो होते हैं वो एक समान होते हैं, लेकिन शक्ति का परिपथ अलग रखा जाता है। नेक्स्ट जो पोजीशन दी गई है यहाँ पर, तो बेटा देखेंगे प्रकाश पंखा परिपथ के लिए एक उप परिपथ में अधिकतम 800 वाट से अधिक भार नहीं होना चाहिए। भार जो है वो 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। किसमें? कौन से परिपथ में? जो प्रकाश पंखा परिपथ होता है, ठीक है ना, लाइट फैन प्रकाश पंखा परिपथ है, इसमें अधिकतम भार 800 वाट और पॉइंट जो है बेटा ये 10। इनमें से जो पहले पूरा हो जाएगा हम उसी को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पोजीशन दी गई है, एक प्रकाश पंखा उप परिपथ में अधिकतम पॉइंट हम 10 लगा सकते हैं जब पॉइंटों की संख्या कम हो और वाटेज क्षमता ज़्यादा हो जाए। जैसे पॉइंट तो मैंने केवल 4 लगाए और प्रत्येक पॉइंट जो है ये मान लीजिए 400 वाट का है या 500 वाट का है, तो हम 4 नहीं लगा पाएंगे, उससे और कम लगा पाएंगे। ऐसी पोजीशन है तो यहाँ या तो आपकी शक्ति पूरी हो जाए या पॉइंट पूरे हो जाए, तो दोनों में से कोई एक लेते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है कि वर्तमान में जो सॉकेट होते हैं, प्रकाश पंखा बिंदु जो होते हैं, ये 6 एम्पियर से अधिक के उपयोग नहीं लाए जाते हैं। ठीक है, और शक्ति परिपथ के लिए एक जो परिपथ होता है उसमें हम एक उप परिपथ में 3000 वाट से अधिक की शक्ति नहीं लेते हैं। अगर 3000 वाट से अधिक की शक्ति हो जाती है तो वहाँ परिपथों की संख्या बेटा कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। नेक्स्ट है एक शक्ति परिपथ में धारा वहन क्षमता जो होती है ये 16 एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि 16 एम्पियर से ये धारा वहन क्षमता अधिक हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक नया परिपथ बनाते हैं। शक्ति परिपथ में अधिकतम बिंदुओं की संख्या बेटा कितनी रखी जाती है? अधिकतम बिंदु 2, और जो एक बिंदु होता है उसमें 16 एम्पियर से ज़्यादा धारा नहीं जानी चाहिए, और जो उन पर जो भार होता है ये 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। एक शक्ति परिपथ में प्रकाश पंखा परिपथ में 6 एम्पियर से धारा अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रकाश पंखा परिपथ में जो पॉइंट हैं ये 10 पॉइंट से अधिक नहीं होनी चाहिए, और शक्ति जो है बेटा ये 800 वाट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है वायरिंग। यह है वायरिंग के संबंध में गुल्लियों के बीच अंतराल 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर रखा जाता है। नेक्स्ट है क्षैतिज वायरिंग के संबंध में 4 मीटर की छत के लिए अगर किसी भी भवन की ऊंचाई 4 मीटर है तो क्या करते हैं कि छत से हम कितना 0.5 मीटर छोड़ करके वायरिंग करते हैं यहाँ पर। और यदि उसकी ऊंचाई नीचे मतलब ऊंचाई यदि ज़्यादा है, 4 मीटर से यदि भवन की ऊंचाई ज़्यादा है तो क्या करते हैं, यदि भवन की ऊंचाई 4 मीटर से ज़्यादा है तो क्या करते हैं, देखिए ज़रा ये इस पॉइंट को, अधिक ऊंचाई वाले सीलिंग के लिए वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श से हम 3.5 मीटर लेते हैं। ठीक है ना, 3.5 मीटर लेते हैं, मतलब नीचे से 3.5 ले लेंगे जब भवन की ऊंचाई 4 मीटर से ज़्यादा होगी, और जब 4 मीटर या इससे कम है भवन की ऊंचाई तब हम ऊपर से वायरिंग का आधा मीटर लेकर के और इसकी वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि वाहक नली के अंदर केबलों का ज्वाइंट नहीं लगाना चाहिए। अगर केबलों का हम जो कंड्यूट पाइप होता है, जो पाइप बनाया जाता है या स्थापित करते हैं, इस पाइप के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ज्वाइंट डाल दिया और इस ज्वाइंट पे कार्बन आ गया और यहाँ से ये कोई फॉल्ट हो गया, तब कंड्यूट पाइप को हम एक बार डाल दिए
तो मकान जो एक कंसील्ड कंड्यूट होती है, एक बार अगर डाल दिए तो उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए उस जॉइंट को सही भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए केबल में कंड्यूट पाइप के अंदर जॉइंट नहीं किया जाता है। जॉइंट को हमेशा कहाँ करते हैं बेटा, सीलिंग रोज होती है, ठीक है ना, सीलिंग रोज होती है, सीलिंग रोज या होल्डरों पर, ठीक है ना, या होल्डरों पर जॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, वायरिंग क्लिप्स के बीच परस्पर क्षैतिज दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर, जबकि ऊर्ध्वाधर जो दूरी है वो कितनी हो सकती है बेटा, 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर क्षैतिज और 15 सेंटीमीटर खड़ी, मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी और क्षैतिज मतलब ये, तो 10 सेंटीमीटर ऐसी हो सकती है और ऐसी हो सकती है 15 सेंटीमीटर। तो ये जो क्लिप लगाते हैं, जो वायरिंग करते हैं, वेटिंग वायरिंग, बैटन वायरिंग करते हैं, इसमें जो क्लिप लगाई जाती है हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके द्वारा चालकों को रोका जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है बेटा, यहाँ फर्श से लैंप की ऊंचाई 2.25 मीटर रखते हैं, जबकि फर्श से फैन की ऊंचाई हम 2.75 मीटर रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, स्विच की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार इसकी ऊंचाई मतलब स्थापित ये व्यवस्थित की जा सकती है, ये कह सकते हैं इसकी ऊंचाई को कम या अधिक भी कर सकते हैं। स्नान घरों में स्विच सॉकेट जो होते हैं 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए और इनको कवर युक्त होना चाहिए, ठीक है ना, ये कवर युक्त होना चाहिए जो कि अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, रसोई के कमरे के आकार के अनुसार 2 सॉकेट 15 एम्पियर की, यहाँ पर 16 एम्पियर लेते हैं बेटा आप, ठीक है ना, वर्तमान में 16 एम्पियर लेते हैं। 16 एम्पियर 3 पिन सॉकेट और स्विच होना चाहिए, जो सॉकेट होते हैं वो 3 पिन होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर स्टडी रूम जो होता है, ठीक है ना, स्टडी रूम आवश्यकता के अनुसार शयन कक्ष मतलब जो स्लीपिंग रूम होता है, स्टडी रूम जो अध्ययन कक्ष होता है, इसके बाद बेडरूम जो सोने का कमरा होता है, और इसके बाद डाइनिंग रूम जो भोजन कक्ष होता है। इनमें सभी में जो 16 एम्पियर होता है बेटा, 16 एम्पियर के सॉकेट लगाए जाने चाहिए, जो है हम एक एक सॉकेट इनमें रूम में 16 एम्पियर का स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, सॉकेट को फर्श से 25 सेंटीमीटर ऊपर या फिर हम 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित करते हैं। जैसे मान करके चलिए कि ये आपकी छत है, तो 1.5 मीटर आपका यहाँ हो गया, कितना 1.5 मीटर, तो एक सॉकेट हम यहाँ पर स्विच सॉकेट यहाँ पर स्थापित कर दिए और एक नीचे दिया गया 0 मतलब 1/4 मीटर हम कह सकते हैं, 0 जो है 25 सेंटीमीटर जो है इसको हम 1/4 मीटर भी कह सकते हैं। और जो फर्श के पास में ही एक यहाँ पर भी एक बोर्ड वगैरह लगता है, जिससे हम प्रेस वगैरह कर सकते हैं, कूलर वगैरह चला सकते हैं और रेफ्रिजरेटर स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के बोर्ड लगाए जाते हैं, एक लगाया जाता है ऊपर और एक लगाया जाता है बेटा फर्श से नीचे के साइड में। तो इसकी दूरी जो होती है फर्श से जो नीचे वाले सॉकेट जो लगाते हैं इसकी दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और जो ऊपर वाला होता है इसकी दूरी होती है 1.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया गया है, वितरण बोर्ड का निर्धार जो होता है परिपथ में जो मार्ग होती है उसकी संख्या के आधार पर ली जाती है, ठीक है। जो कंड्यूट पाइप होती है 16 mm से कम माप की उपयोग में नहीं ली जाती है। याद रखना, जो कंड्यूट पाइप होती है, जो पाइप लगाते हैं, इसका जो व्यास होता है ये 16 mm से कम नहीं होना चाहिए, 16 mm से ज़्यादा, ठीक है ना, उपयोग में लेते हैं। और सामान्यतः यदि पूछा जाता है तो 19 mm का सामान्यतः जनरली जो है ना 19 mm का चलता है। नेक्स्ट यहाँ कंडीशन दी गई है, स्विच बोर्ड की माप जो है 10 सेंटीमीटर × 18 सेंटीमीटर से न्यूनतम माप ये 10 × 18 और जो स्विच बोर्ड होता है लकड़ी का इसकी जो मैक्सिमम माप होती है ये 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 60 सेंटीमीटर मतलब 2 फुट, इससे जो है ना इसके बीच में जो है स्विच बोर्ड इसकी माप होती है, ठीक है बेटा, याद रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट है चालकों की न्यूनतम माप, जो चालकों की माप है ये कितनी रखी जाती है। चालकों की न्यूनतम माप को हम IS 732/1963 के अनुसार लेते हैं। तो बेटा चालकों की जो न्यूनतम माप है वो कहाँ मतलब किस आधार पर ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, तार स्थापन के लिए प्रकाश पंखा परिपथ में ताम्र चालक यदि कॉपर का वायर उपयोग में लाया गया तो इसका जो साइज होगा बेटा ये कितना होगा 1/1.2 1/1.2 mm या फिर ले सकते हैं 0.96 mm स्क्वायर, ये ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही नेक्स्ट पोजीशन है, तार स्थापन के लिए प्रकाश पंखा जो परिपथ होता है इसमें यदि हमको एल्युमिनियम का, यहाँ कॉपर का चालक था ये, यहाँ पर एल्युमिनियम का चालक लेना है। जब एल्युमिनियम का चालक होगा तो 1/1.4 होना चाहिए, कॉपर में 1/1.2 है, एल्युमिनियम में 1/1.4 mm लेते हैं।
ठीक है ना। और कॉपर में 0.96 लेते हैं, एल्युमिनियम में 1.5 mm² लेते हैं, ठीक है। इससे जो है, इससे माप की इसकी जो माप है वो कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन है, अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया शक्ति तार स्थापन में। तो शक्ति तार स्थापन में जो कॉपर का वायर होता है इसमें कितना होता है, तो ये होता है 3/0.915 mm, या फिर इसको हम 1.95 mm² ले सकते हैं, ठीक है। 1.95 mm² ले सकते हैं, जो कि डाटा यहाँ पर दिया गया है। ये आपका किसके लिए, कॉपर वायर के लिए। एल्युमिनियम वायर के लिए यहाँ पर डाटा आपको दिया गया है 1/1.8 mm, ठीक है ना। ये एल्युमिनियम का डाटा है। और कॉपर का डाटा कितना था, 3 है ना 0.915, ये वाला कॉपर का डाटा है और ये वाला आपका एल्युमिनियम का डाटा है। तो एल्युमिनियम का जो तार है ये कितना होना चाहिए, एल्युमिनियम के तार की मोटाई शक्ति तार स्थापन के लिए होनी चाहिए 2.5, ठीक है ना। और एल्युमिनियम के तार की मोटाई जो है प्रकाश पंखा परिपथ के लिए कितना होनी चाहिए, 1.5 होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है, यदि तार स्थापन में शून्य में मतलब फ्लेक्सिबल अगर चालक उपयोग में लाया जा रहा है तो हम 14/0 कितना है 193, इस साइज का हम चालक उपयोग में लाते हैं। कितना लाते हैं, 14 है ना 0.193, इस साइज का चालक जो है उपयोग में लाते हैं। कौन सा, फ्लेक्सिबल जो लचीले तार होते हैं जो मुड़ जाते हैं आराम से। या फिर हम कितना लेते हैं 0.40 mm²। यहाँ पर 2 मेजरिंग दी गई है, एक mm में दी गई है, एक mm में दी गई है, एक mm² में दी गई है। जो बेटा जो mm में दी गई है ये आपका जो स्क्रू गेज होता है उसकी माप है। जो mm² में दी गई है ये इसका क्षेत्रफल होता है, एक तरीके से कहेंगे ये क्षेत्रफल दिया गया है चालक का, ठीक है। तो बेटा हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।